हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वीडियो किन किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा भी पार्ट पढ़ते हैं। अगर आप 10+2 में हैं तो आपके पास भी फिज़िक्स में एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी और भी जो स्टूडेंट्स होते हैं हर एक स्ट्रीम के जो कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उनके लिए भी ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि हमारा टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिकल है, जब भी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन खुद से ही पूछते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया और कब। तो ये सब आपको इस वीडियो में सभी बताऊंगा मैं, बट उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी पे रिलाई करते हैं जैसे आप और चीज़ों पे करते हैं, लाइक योर फूड, योर वाटर? आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसी पर डिपेंड करती हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी के अकस्टम्ड हो चुके हैं। हम कोई भी दिन इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं गुजार सकते। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप अपने रूम से, अपने घर में से कहीं बाहर जाने की कोशिश करते हैं, अपने फ़ैन, अपने बल्ब या और भी कोई जो इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं अपने घरों में, उसका स्विच ऑफ कर दें ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर पाएँ। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें ये कहना सही नहीं होगा कि इसका इन्वेंशन हुआ। इसको डिस्कवर किया गया। इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, जिन्होंने 1752 में एक्सपेरिमेंट किया था और उससे पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी डज एग्जिस्ट। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी टर्म को यूज़ किया गया था। उनमें बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं, उससे पहले भी रहे हैं, बट जो क्रेडिट लिया है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के रूप में हमारे पास होती है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिनके बेस पर उन्होंने ये चीज़ प्रूव की है इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है। हम इलेक्ट्रिसिटी को उसके बिहेवियर और उसके काम करने के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो देर ना करते हुए सबसे पहले हम ये देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल है क्या। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल क्या है? इलेक्ट्रिकल एक पार्ट है जो हमने साइंस पढ़ी है। इलेक्ट्रिकल एक साइंस का एक पार्ट है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल को समझने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 10+2 में आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपके पास हैं। वो सारे एलिमेंट्स हमें इस अर्थ से मिले हैं। हमारे पास जितने भी एलिमेंट उस पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं वो उनके गुणों के अकॉर्डिंग उस पीरियोडिक टेबल में रखा गया है उनको। अब उन एलिमेंट्स को बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया गया था, तब उनके बारे में पता लगा कि हर एक एलिमेंट बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो जो कण हैं वो कहलाते हैं अणु। अणु को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। हम छोटे छोटे अणुओं को कहते हैं मॉलिक्यूल। पर इसके बाद और स्टडी हुई, फिर हमें और पता लगा कि अणु से भी एक छोटा पार्टिकल होता है परमाणु, जिसको कहा जाता है एटम। बट बात यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद भी और ज़्यादा जब स्टडी किया गया तब इनके सबसे छोटे पार्टिकल्स को फाइंड आउट किया गया, और वो सबसे छोटे पार्टिकल थे ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि अणु जो है वो भी 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हमारे पास ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस होता है, और बाहर जो होती हैं इसकी शेल होती हैं, इसकी कक्षाएं होती हैं 1 2 3 4 अकॉर्डिंगली।
जब हमारे पास हम एक शेल की बात करते हैं या 2 शेल की बात करते हैं, 3 शेल की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होते हैं, वो अकॉर्डिंगली होते हैं 2, 8, 18 ऐसे करके इसमें रखे जाते हैं। और जहाँ पर ये पहली कक्षा है, पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी भी होती है। अब हमारे पास क्या है, जब किसी भी एटम की एनर्जी थोड़ी सी भी बढ़ जाती है, अगर किसी एटम की एनर्जी थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो यहाँ पर यूजुअली ये आपस में बॉन्ड करके रखते हैं, क्योंकि इस पर प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और सेम होता है प्रोटॉन पर। न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो जब हमारे पास इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो ये अपनी इस कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाने का प्रयत्न करता है या फिर दूसरी कक्षा में चला जाता है। इसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसको मिलती है तो यहाँ पर अगर सपोज कर लें हम ये एटम है, तो ये इसकी एनर्जी से, जो इसको एनर्जी मिली है उस एनर्जी से इस एटम को छोड़ने की कोशिश करता है। तो ये जिसको भी छोड़ने की कोशिश करता है तो वहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस एटम के पास ये जाएगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर इसी तरह से पूरे एलिमेंट में हम ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास किसी भी एलिमेंट को एनर्जी मिलती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, वो उसके एटम को छोड़ने लग जाते हैं या फिर दूसरे एटम के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। और हमारे पास क्या होता है, जब इसको एनर्जी मिलती है तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है, और जहाँ पर वो जाता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इससे आपको पता चला है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। बट जब हम बात करते हैं करंट की, तो करंट हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, पर हमारे पास मूवमेंट किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है तो ये अजम्पशन माना गया है कि करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जिसको आपको समझाना ज़रूरी था कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है और कैसे उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जब हम बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है। जब हम बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो हमें एक्चुअल में पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले एक एक करके हम चीज़ों को देखते जाएंगे। देखिए, अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को आप डिफाइन कैसे करते हैं। तो अगर आप अभी इस चीज़ को सोचने की कोशिश करें, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल क्या होता है। चलिए अभी बताते हैं पोटेंशियल क्या है। देखिए, हमने कहा था चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, चार्ज होता है Q। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और किसी भी एक एलिमेंट पर जितने नंबर ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका टोटल चार्ज होता है। अब हमें पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस लेना पड़ता है। हम वो रेफरेंस लेके चलते हैं अर्थ को हम रेफरेंस लेके चलते हैं। तो अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट या किसी भी बॉडी, कोई भी आप बॉडी कह सकते हैं, किसी भी पॉइंट को कह सकते हैं, अर्थ के रेफरेंस में किसी भी पॉइंट पर जितना चार्ज अधिक होता है, एक्सेस में होता है, या फिर कम होता है, या फिर लैकिंग होता है, वही उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। और हमेशा अर्थ का पोटेंशियल 0
होता है, क्योंकि हम इसको कितना भी चार्ज दे दें, कितना भी चार्ज इससे ले लें, इसका चार्ज पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो हम हमेशा इसको अर्थ के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं। सो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ पॉइंट और ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि किसी भी बिंदु या किसी भी बिंदु की अर्थ के सापेक्ष जो विद्युत स्थिति होती है वो उसका क्या कहलाती है? पोटेंशियल कहलाती है। आप इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए। पोटेंशियल की डेफिनेशन पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसे हमने डिफाइन किया पोटेंशियल को, ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो बाउल हैं, एक में वाटर लेवल इस तक यहाँ तक का है, एक में वाटर लेवल यहाँ तक का है, एक में वाटर लेवल यहाँ तक का है। ठीक है, तो जो वाटर लेवल है इसमें दोनों में अनइक्वल है। तो जिसका वाटर लेवल ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा वेट इस पर पड़ रहा होगा, तो ये यहाँ से पानी को इधर भेजने की कोशिश करेगा। और कब तक भेजेगा? जब तक कि यहाँ ये इक्वल ना हो जाए। तो सेम वे में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करता है। सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अर्थ के रेस्पेक्ट में इसके पास सपोज कर लेते हैं 5 वोल्ट है और इसके पास 2 वोल्ट है, इसके पास 2 वोल्ट हैं। तो इनके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे 3 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है, सिंपल उनके इलेक्ट्रिकल प्रेशर का डिफरेंस क्या कहलाता है? हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रेशर का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास आता है रेजिस्टेंस। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या होगा? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अब हम इन तीनों को डिफाइन करने वाले हैं। क्या है? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया। अब हम डिफाइन करने वाले हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस को। देखिए, हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का वो गुण होता है, रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का वो गुण होता है जो उसमें से करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, जो उसमें से करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which opposes the flow of current through it। यानी कि रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है जो उसके अंदर से करंट के फ्लो होने का विरोध करता है या फिर अपोज करता है। तो आप सिंपल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं। अब रेजिस्टेंस को सबसे पहले नोट किया था जॉर्ज साइमन ओम ने। तो हम इसकी जो यूनिट बताते हैं वही बताते हैं ओम, या फिर जो बड़े हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं उनकी हम बड़ी यूनिट को भी यूज़ कर सकते हैं, ओम, किलो ओम, मेगा ओम। तो इस तरह की बड़ी यूनिट का भी इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है देखिए, करंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने ये कहा कि हमने यहाँ पर ये दो बिंदु हैं इस रेजिस्टेंस के, ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है। इस ए बी पॉइंट पर ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट होती है, ये पॉजिटिव प्लेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव प्लेट से निकलते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो हम करंट को कहते हैं, देखिए हम यहाँ पर करंट को तो मेजर ऐसे कर नहीं सकते, पर इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने इधर पहुँचेंगे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने इस पॉजिटिव प्लेट पर पहुँचेंगे वही क्या कहलाएगी, करंट कहलाएगी। इट मीन्स अगर हम इसको हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, ये जो जितना भी चार्ज है, आवेश है, आवेश कितने दर से मतलब कितने टाइम के रेशो से, टाइम के रेशो से हम इसे फाइंड आउट करेंगे, कितनी दर से इधर पहुंच रहे हैं, यानी कि आवेश के प्रवाह होने की दर, आवेश के प्रवाह होने की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। अब इसको हम डिफाइन जो करते हैं, इसको हम मैथमेटिकली जो नोटिफाई करेंगे, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब जो Q था हमारे पास, उसका यूनिट जो है वो है कूलम, और टाइम की यूनिट होती है हमारे पास सेकंड। तो यानी कि करंट की यूनिट हमारे पास आ गई है कूलम पर सेकंड। पर इसको यूजुअली नहीं बोला जाता, कूलम पर सेकंड को बहुत कम यूज़ किया जाता है, इसको हम कहते हैं एम्पियर। यानी कि करंट की जो आपके पास बेसिक यूनिट आती है वो आती है एम्पियर, ऐसा यूनिट जो आती है वो आती है एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, अब हम वोल्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने करंट पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, वोल्टेज की डेफिनेशन, पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने देखी है। अब हम देखते हैं वोल्ट की डेफिनेशन। तो वोल्ट की डेफिनेशन कैसे आती है, तो हमारे पास सपोज कर लेते हैं कोई दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट में कोई कंडक्टर है, सपोज ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में सपोज कर लेते हैं वी और बी इसका अलग अलग पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनमें 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट कब होगा, यानी कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच में वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इनके बीच में 1 वाट पावर डिसिपेट करता है। कब, जब ये 1 एम्पियर की धारा कैरी कर रहा होता है। यानी कि वोल्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, वोल्ट वह पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो किसी तार में 1 वाट का शक्ति क्षय करता है जबकि उस तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं, वोल्ट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस which dissipate 1 watt in the conductor when it carries 1 ampere current। यानी कि that potential difference which dissipate 1 watt in the conductor when it carries 1 ampere। यानी कि जब इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है उसमें 1 वाट का क्षय होता है तो वो क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट की आपने डेफिनेशन यहाँ से पढ़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिन्हें आपको आना ही चाहिए, आपको ये याद रख लेनी है। ये बहुत अलग टाइप से बनाई गई हैं, बिल्कुल अपनी भाषा में बनाई गई हैं, आप इनको ऐसे ही याद रख सकते हैं, बहुत ईजी वे में याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। जब आप लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी ज़रूरी होती है। सपोज़ आपके पास ये 2 प्लेन रोड हैं, आप यहाँ से पानी का फ्लो डालते हैं। इस पानी के फ्लो में आपने ऑब्स्टिकल्स डाल दिए, कुछ पत्थर वगैरह डाल दिए हैं, ठीक है।
और यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आप ये खुद समझ सकते हैं, जहाँ पर बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं तो वहाँ पर क्या होगा, पानी कम जा पाएगा, उस तरफ बाद में जाएगा और पानी यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं पानी की, तो पानी को हम करंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं और जो ऑब्स्टेकल है उसको रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो यानी कि जहाँ पर पानी ज़्यादा जाएगा वहाँ रेजिस्टेंस कम हुआ होगा, जहाँ पर पानी ज़्यादा जा रहा है, जहाँ करंट ज़्यादा जा रही है वहाँ रेजिस्टेंस कम हुआ होगा, और जहाँ पर करंट कम जाएगी वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को समझने के लिए यही अप्लाई करेंगे। किसी भी रेजिस्टेंस के लिए हमें ये पता होता है कि रेजिस्टेंस हमेशा, सपोज कर लेते हैं एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है, सपोज कर लेते हैं ये लेंथ हम बढ़ाते चले जाएं, इस लेंथ के बढ़ाने पर क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी इसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है इस कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड है हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस होता है वो इसके एरिया के रेसिप्रोकल होता है। अब दोनों रिलेशन को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, ये हमारे पास रिलेशन आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रो L अपॉन A के इक्वल आया है। यहाँ इस रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है या फिर रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध हिंदी में। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मतलब है ये थोड़ा सा क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए सपोज़ हम कर लेते हैं, इसको डिफाइन करना चाहते हैं अगर हम, तो अगर आप L की वैल्यू 1 ले लें, इसकी भी वैल्यू 1 ले लें, तो R इक्वल्स टू आ जाएगा रो, यानी कि रो किसी भी कंडक्टर की 1 यानी कि यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई और क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो इकाई होता है। तो यानी कि रो इक्वल टू R। तो यहाँ पर रो का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। रो का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कैसे ये। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल A है, तो R हमारे पास होता है रो इंटू L अपॉन A होता है। अब सपोज करते हैं हम L को हम इंक्रीज करते हैं, L को हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। L जब बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंगली R भी बढ़ेगा, और A अगर बढ़ेगा या घटेगा उसी के अकॉर्डिंगली R भी बढ़ेगा और या घटेगा। तो इसका मतलब ये है कि L और A के चेंज होने पर रेजिस्टेंस यानी कि पूरे तार का, पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। बट ये रो क्या है, रो है हमारे पास इसकी तार की एक यूनिट का रेजिस्टेंस है। तो आप इस तार की लंबाई कितनी भी बढ़ा दें, एक यूनिट का रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब रो क्या है, रो एक कांस्टेंट वैल्यू है, रो कभी भी चेंज नहीं होता। जब आप रो की बात करते हैं तो ये एक विशिष्ट प्रतिरोध है जो अगर चेंज होगा तो तभी होगा। सपोज आपने ये मेटल, ये जो एलिमेंट है किसी भी, अगर आप ये एलिमेंट ही चेंज कर देते हैं, जिस मटेरियल का ये एलिमेंट है उसको ही चेंज कर देते हैं, तभी आपके पास रो चेंज होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं रो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है।
तो रो वेरी कब करेगा, मटेरियल टू मटेरियल। जब मटेरियल ही चेंज कर देंगे तब आप रो वेरी करेंगे, अदरवाइज रो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये कॉपर है आपके पास, ये भी कॉपर है, तो इसकी कितनी भी लेंथ हो और इसकी कितनी लेंथ हो, इसके रो की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी।